Hello everyone, a very good morning to all of you. Today I'll be starting your next chapter, that is chapter number 2, Foreign Exchange Management Act 1999. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसे हम फेमा के नाम से भी जानते हैं। फेमा का कवरेज अगर अपने बात करें, दायरा अगर अपने बात करें, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे बड़े रूप में दायरा है इसका। कई एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में अपने लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो अपने लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 2 है, जहां पे एक बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे फेमा आया एग्जिस्टेंस में और क्या क्या चीजें उसके लिए हुई और कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली आया, इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में बातचीत करेंगे एंड फर्दर उद्देश्य और ऑब्जेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे विद रिगार्ड टू कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की ओर। वहां इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में अपने लोग बातचीत करेंगे बहुत रेलेवेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो कि PRI, PROI के बारे में है। व्हाट इज दिस PRI एंड PROI? PRI इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कौन होता है? PROI इज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक। और तो और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होता क्या है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे उन पे, और तो और बहुत रेलिवेंटली अपने लोग बात करेंगे ऑथोराइज्ड पर्सन के बारे में। फर्दर कौन कौन से ट्रांजैक्शन परमिटेड है, किन के लिए अप्रूवल की जरूरत होती है, हेन तेन फलाना चीजें सब अपने लोग डिस्कशन करेंगे। शुरुआत में अगर अपने बात करें, इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर अपने बात करें, simply in a layman's language, talking about foreign exchange is basically foreign currency. foreign currency यानी डॉलर के रूप में ले लो, पाउंड के रूप में ले लो, यूरो के रूप में ले लो, उन करेंसी को किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से हैंडल किया जाए, उन सारी चीजों की बातचीत करेंगे अपने लोग, डिस्कशन करेंगे। फिलहाल केवल सिंपल भाषा में जानने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज इज द फॉरेन करेंसी विच इज लाइक इन द फॉर्म ऑफ ईदर डॉलर, पाउंड और यूरो ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं अपने लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि बेसिकली ये किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। सबसे पहले अपनी बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस को देखा गया बहुत लंबे समय के लिए। होता क्या है पता है? करेंसी, फॉरेन करेंसी अगर इंडिया में आ रही है अच्छा है, पर इंडिया से बाहर जा रही है तो वो ठीक नहीं माना जाता था। उसके ऊपर रोक लगाई जाती थी, पाबंदियां लगाई जाती थी कि चलो आ रहा है देश के अंदर तो बढ़िया है, जा रहा है देश के बाहर तो ठीक नहीं है। द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक ना। स्लोली एंड ग्रेजुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़ने के लिए, ग्रोथ की ओर एंड डेवलपमेंट की ओर जाने के लिए नेसेसिटी फील की गई कि केवल अगर हम फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है उसको अगर पकड़ के बैठ जाएं तो वो हमारी ग्रोथ के आड़े आ रहा है, हमारी डेवलपमेंट के आगे आ रहा है। होता क्या है पता है? केवल इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना ही एक एस्पेक्ट नहीं था। ज्यादा तरीके से कैसे बाहर वाला फॉरेन एंटिटी आ करके अपना इन्वेस्टमेंट करे यहाँ पे, कैसे हमारे देश में इनफ्लो आए विथ रिगार्ड टू द फॉरेन करेंसी जो अपने बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, मद्देनजर रखते हुए स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजेस आई। सबसे पहले 1947 की अगर अपने बात करें,
1947 FERA was enacted initially. लिखने की जरूरत नहीं है, अभी केवल ध्यान दीजिएगा, बेसिकली समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले क्या थे, फेमा नहीं था, फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेट करने का काम था, रेगुलेट करने का काम था। ये जो 1947 में ये जो फेरा आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बेसिकली केवल ये इनिशियली 10 सालों के लिए आया था। इट ओनली केम फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years इनिशियली। फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years के लिए आया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। 10 साल के बाद, हाउएवर 10 years ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बावजूद भी जो फॉरेन एक्सचेंज की जो दिक्कतें, जो कंस्ट्रेन आ रही थी, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा पाया, रिजॉल्व नहीं किया जा पाया, उसका एक उपाय नहीं लाया जा पाया। तो 1957 में फेमा परमानेंटली एंटर हो गया स्टैट्यूट की बुक में इन द ईयर 1957। रीजन बीइंग no ease in foreign exchange or constraint यानी कि 1947 में फेरा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बेसिकली कितने टाइम पीरियड के लिए आया था, 10 सालों के लिए आया था। हाउएवर 10 सालों में भी ये जो फॉरेन एक्सचेंज कंस्ट्रेन है, फॉरेन एक्सचेंज को जो बेसिकली मैनेज करने के लिए चीजों की आवश्यकता थी, उनको रिजॉल्व नहीं किया जा पाया। तो परमानेंटली फेरा जो कि है इन द ईयर 1957 में स्टैट्यूट के बुक में एंटर हुआ। पर दोबारा से, वापस से सब्सिक्वेंटली इसको रिप्लेस किया गया। ये बार बार रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, शुरुआत से जानकारी तो थी नहीं कि किस तरीके से एक्ट को लाया जाए, किस तरह से उनके ऊपर काम किया जाए। ये अपने बात जो कर रहे हैं ना, देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात जरूर कर रहे हैं, परंतु एक्ट जो किए धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, कई एक एक्ट जो किए हैं इंडिपेंडेंस के पहले भी बनाए गए हैं और चलते चले आ रहे हैं। पर जब प्रैक्टिकली और जब चीजों को आप देखोगे एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो में, तो उन चीजों में कई बार दिक्कतें आती हैं, कई बार प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए चेंजेस और बदलाव किए जाते हैं। कंपनीज एक्ट था, चेंजेस और बदलाव हुए उसमें, क्यों? द नीड एंड द नेसेसिटी वाज फेल्ट, इसीलिए उसके बाद उसमें चेंजेस आए। तो सिमिलरली फेरा 1947 10 सालों के लिए था, परंतु 10 साल तक भी वो जो फॉरेन एक्सचेंज कंस्ट्रेंट था उसको रिजॉल्व नहीं किया जा पाया, इश्यूज इवॉल्व हो रहे थे। 1957 में फेरा परमानेंटली स्टैट्यूट के बुक में एंटर किया। फर्दर इन द ईयर 1973 subsequently this act was replaced by Foreign Exchange Regulation Act, that is FERA 1973. '47, '57, 1973, which came into effect या which came into force। ये फेरा 1973 इफेक्ट में कब आया, फोर्स में कब आया? 1 जनवरी 1974 को। Although it is फेरा 1973, however it came into effect ठीक, फेरा 1973 इफेक्ट में आया 1 जनवरी 1974 को।
It was completely overhauled with all the offenses being considered as criminal offenses. ध्यान देने की बात है, फोकस करने की बात है, ये जो फेरा अपने 1973 की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के आया था. कंजर्वेटिव अप्रोच रोक टोक के साथ, पाबंदियों के साथ कि चलो ठीक है, इनफ्लो आ रहा है, ठीक है, आउटफ्लो नहीं होना चाहिए, आउटफ्लो नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए. रेस्ट्रिक्शंस थी कई प्रकार की फॉरेन एंटिटी के ऊपर. और तो और कोई भी ऑफेंस जो कि होता था ना फेरा 1973 के तहत, उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था. दैट वाज कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस. और तो और ना केवल क्रिमिनल ऑफेंस का दायरा या ना केवल क्रिमिनल ऑफेंस का स्टेट दिया गया था, साथ ही साथ अरेस्ट विदाउट वारंट भी बताया गया था. मतलब किसी के ऊपर भी आपको लगता है कि उसने वायलेशन किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया है प्रोविजंस का एज सच फेरा 1973 के तहत, उठा लो उसको बिना वारंट के सामने वाले को ले जाओ कस्टडी में और आराम से धुलाई करो, को बुलवाओ उससे. ये किसमें था? फेरा 1973 में था. इट वॉज अ कंजर्वेटिव अप्रोच. साथ ही साथ देयर वॉज अ कंसिडरेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इन केस वायलेशन अगर होता है, और तो और अरेस्ट विदाउट वारंट. पता है 1973 फेरा इट कंस्टिट्यूटेड अबाउट 81 सेक्शंस थे. उसमें 81 सेक्शन थे. स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने फेमा पे भी आएंगे ना, तो धीरे धीरे सेक्शंस जो कि उस पे भी बात करेंगे. अभी केवल ब्रीफ आइडिया हम दे रहे हैं. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी होना आवश्यक है. इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें, बहुत हद तक इंपॉर्टेंस नहीं है, पर फेरा 1973 और फेमा में 1999 में कुछ एक डिफरेंसेस के बारे में भी अपने बातचीत करेंगे, जो जानकारी होना आवश्यक है. तो वो जानकारी कैसे मिलेगी? स्टोरी पीछे से क्रिएट करेंगे तब जाके जानकारी मिलेगी. ठीक, अभी अपने बात कर रहे हैं फेरा 1973 के बारे में. कंजर्वेटिव अप्रोच है, क्रिमिनल ऑफेंस है, अरेस्ट विदाउट वारंट, 81 सेक्शंस. और तो और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस वाज नॉट कंसिडर्ड या वाज नॉट मेड कि चलो गलती हुई है, खुद से मान लिया तो म्यूचुअली सेटलमेंट कर लेते हैं, फाइन वगैरह इंपोज करके, वो सारी चीजें वो नहीं होती थी फेरा में. तो बहुत हद तक अगर अपने बात करें, कई सारे दायरों में, कई सारे एरियाज में रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी फेरा 1973 के तहत. और तो और ये रिस्ट्रिक्शंस जो कि इंपोज किए गए थे ना, उसके बाद चीजों को फील किया गया कि धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली कि इन पाबंदियों को, इन रोक टोक को हटाया जाए. तो पहले अपने बात करते हैं फेरा 1973 के बारे में. ये बेसिकली किन चीजों को या क्या कंसिडर करता था या किन एलिमेंट्स पे बेसिकली इट वाज बेस्ड. कंजर्वेटिव अप्रोच, क्रिमिनल ऑफेंस, arrest without warrant, 81 sections, no compounding of offense. ठीक, ये तो स्टोरी हुई फेरा 1973 की. आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अपने लोगों ने अभी इनके बारे में डिस्कशन किया. ठीक, प्लीज नोट डाउन कि ये सारे एलिमेंट्स, ये सारी चीजें फेरा 1973 में थी. इट वाज अ कंजर्वेटिव अप्रोच, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था इन केस अगर वायलेशन होता है, वायलेशन ऑफ द प्रोविजन. ठीक, अरेस्ट होता था विदाउट वारंट, 81 sections and no compounding of offense. उस समय बेसिकली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट
was empowered, उसको ये अधिकार दिया गया था, अभी भी 1999 में भी थे, परंतु उस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ये अधिकार दिया गया था कि वो अरेस्ट करे किसी पर्सन को, अगर लगे उसने कोई वायलेशन एज सच किया है तो बिना वारंट के उसको वो अधिकार है ईडी को कि वो जा करके सामने वाले को अरेस्ट कर ले बिना वारंट के। ठीक ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली 1997 में तारापुर कमेटी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को कंस्टिट्यूट किया गया, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा। जानकारी ले लो, बहुत रेलिवेंट नहीं है बट टेक द इंफॉर्मेशन। 1997 में तारापुर कमेटी को बेसिकली कंस्टिट्यूट किया गया रिजर्व बैंक द्वारा। इंडिकेशन किए गए थे, प्री कंडीशंस थे किस लिए ये कैपिटल एडिक्वेसी कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे या किन प्री कंडीशंस पे इसे लाया गया था। मेन अहम कंडीशंस, प्री कंडीशंस थे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिस्कल कंसोलिडेशन, दूसरा मैंडेटेड इन्फ्लेशन टारगेट और फाइनेंशियल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग कैसे किया जाए, इनके लिए, इन कारण के लिए दिस कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक, तारापुर कमिटी। ना फाइनली अपने आते हैं फेमा पे। फेमा 1999, फेमा 1999 बिल प्रेजेंट किया गया था, बट इसको असेंट कब मिला? 29 दिसंबर 1999 को। 29 दिसंबर 1999 को इफेक्ट में कब आया? 1 जून 2000 को। 1 जून 2000 को, यानी कि फेमा फर्स्ट ऑफ जून 2000 को ये इफेक्ट में आया। ठीक है, चीजों को फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ईयर वाइज और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। 1947 फेरा, 1957 फेरा, 1973 फेरा एंड फाइनली फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, अकॉर्डिंगली फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट दैट इज फेरा वाज रिपेल्ड एंड रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस किया गया फेमा के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत, जो कि इफेक्ट में आया जून 2000 को। ठीक है, बेसिकली इसको किस लिए या क्यों कंसिडर किया गया? पहले रेगुलेशन एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट कैसे किया जाए, फेमा के तहत मैनेज कैसे किया जाए फॉरेन एक्सचेंज को, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर, ज्यादा फोकस दिया गया। फेरा के तहत रेस्ट्रिक्शन कई सारा इंपोज किए गए थे, परंतु फेमा के तहत रास्ते, दरवाजे खोल दिए गए फॉरेन एंटिटी के लिए कि आओ, स्वागत है आपका, यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। उनके लिए रास्ते खोल दिए गए, उनके लिए ऑप्शंस दिए गए कि आ करके आप यहां पर जो कि हो इनफ्लो जितना ज्यादा हो सके उसको करिए, ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा बेटरमेंट के लिए। किस पर्पस के लिए? ट्रेड एंड पेमेंट एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को और ज्यादा डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए फेमा 1999 को फोकस किया गया, उसको लाया गया। रेलिवेंट फीचर फेमा के, रेलिवेंट फीचर अगर फेमा के अपनी बात करें 1999, इन दिस केस इट इज अ मोर, कह सकते हैं अपने लिबरलाइज्ड अप्रोच, ज्यादा लिबर्टी, ज्यादा फ्रीडम एज कंपेयर्ड टू फेरा 1973। वहां पे कौन सी अप्रोच थी मेरे को बताना, अभी पढ़े हैं, टफ, भूल गए ना,
ध्यान दो, वहां पे फेरा 1973 में अप्रोच जो कि फॉलो की गई थी दैट वाज अ कंजर्वेटिव अप्रोच. हाउएवर फेमा 1999 की अगर अपने बात करें, टॉकिंग अबाउट फेमा 1999, इट वाज लिबरलाइज्ड अप्रोच. रास्ते दरवाजे खोल दिए गए. स्वागत है आपका, आइए आइए ट्रेड और साथ ही साथ एज वेल एज पेमेंट को, ट्रेड एंड पेमेंट को फैसिलिटेट करिए. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलपमेंट को कंसिडर करते हुए इसे कंस्टिट्यूट किया गया, इससे बेसिकली लाया गया. और तो और अगर अपने बात करें, इट वॉज कंसिडर्ड एज सिविल ऑफेंस. फेरा 1973 क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था. हाउएवर फेमा 1999 सिविल ऑफेंस था. यानी कि बोले तो फेरा 1973 में अरेस्ट होता था इवन विदाउट वारंट, परंतु इन द केस ऑफ फेमा 1999 देयर वाज नो अरेस्ट विदाउट वारंट. इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा ऑफेंस नहीं माना गया था अगर कोई वायलेशन, अगर कोई प्रोविजन को एज सच अबाइड नहीं किया जाता है. तो फेमा 1999 के तहत देयर कैन नॉट बी मेड एनी अरेस्ट इन अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ वारंट विथ रिगार्ड टू द सेम. टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सेक्शंस जिनके बारे में अपने बात करेंगे, अभी बहुत हद तक बहुत रेलिवेंसी है. किन किन बारे में? स्लोली एंड ग्रेजुअली विल बी टॉकिंग. देयर आर 49 सेक्शंस. साथ ही साथ फेमा में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस परमिटेबल था या होता था. देयर वाज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस. समझ आ रहा है? अभी अपने केवल ओनली एंड ओनली एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें. अपने लोग अभी कोई भी टेक्निकल टर्म्स की ओर नहीं आ रहे हैं, सबके ऊपर बातचीत करेंगे. स्लोली एंड ग्रेजुअली हौले हौले बात करेंगे अपने, पर फिलहाल केवल ओनली एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले रहे हैं. स्लोली एंड ग्रेजुअली विल बी मूविंग अहेड. अपने लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिस्कशन किया विथ रिगार्ड 1947 की बात है, 1947 की बात है, जब इनिशियली 10 सालों के लिए फेरा आया. फेरा 1947, ठीक. 10 सालों के बाद 1957 में फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट स्टैट्यूट के बुक में एंटर किया परमानेंटली. 1947 टेम्पोररी बेसिस के लिए, 57 में परमानेंटली एंटर किया. ठीक. उसके बाद धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली 1973 में नीड फेल्ट की गई. क्यों नीड फेल्ट की गई? फॉरेन एक्सचेंज कंस्ट्रेंट, फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज जो हो रहे थे उसके कंटेक्स्ट में फेरा को लाया गया. फेरा 1973. हाउएवर फेरा 1973 जो कि था, नो डाउट कई सारी चीजें बेनिफिटेड हुई, इंप्रूव्ड हुई, परंतु बहुत सारी चीजों में रेस्ट्रिक्शन एसेस था. बहुत सारी चीजों में ये सारे एलिमेंट भी इन्वॉल्व थे कि इनफ्लो जो किया रहा है ठीक है, आउटफ्लो होना नहीं चाहिए. लिमिटेशन था, पाबंदियां थी, कंडीशन थी फॉरेन एंटिटी को एंटर करने के लिए. इट वाज मोर ऑफ अ कंजर्वेटिव अप्रोच. ठीक. और तो और देयर वाज अरेस्ट विदाउट वारंट, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था. फेरा में सब बात कर रहे हैं अपने, कोई कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस नहीं होता था. स्लोली एंड ग्रेजुअली फील किया गया डेवलपमेंट के लिए, नीड के लिए, कि भाई अगर डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, तो जरूरी है बाहर वालों को आकर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो. और तो और साथ ही साथ ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, और तो और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ग्रो एंड डेवलप करने के लिए आवश्यक है कि रास्ते दरवाजे उनके लिए खोले जाएं. तो फेमा 1999 जो कि इफेक्ट में 1 जून 2000 को आया, जो कि इफेक्ट में 1 जून 2000 को आया, फेरा वाज रिप्लेस्ड. फेरा 1973 was replaced by फेमा 1999. ठीक. फेमा लिबरलाइज्ड अप्रोच है. फेमा सिविल ऑफेंस माना जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता है फेमा के तहत. फेमा के तहत देयर कैन नॉट बी मेड एनी अरेस्ट विदाउट वारंट. साथ ही साथ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस होगा. और तो और टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सेक्शंस, 49 सेक्शंस है जिनके बारे में अपने बातचीत करेंगे. आई होप आई हैव मेड इट वेरी वेरी क्लियर टू यू.
Talking about further, उद्देश्य, पर्पस, ऑब्जेक्टिव फेमा का क्या था? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इनैक्ट किया गया था, लाया गया था किस लिए? कंसोलिडेट करने के लिए, अमेंड करने के लिए उन सारे लॉ को जो कि फॉरेन एक्सचेंज के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को कंसिडर करते हुए उनके तहत बनाए गए थे। समय दर समय पे नीड, आवश्यकता, रिक्वायरमेंट फील की जाती है कि भाई पहले जो बनाया गया था ना एक्ट, उसमें चेंजेस और बदलाव आए, तो वो जब एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनेरियो में आया तो वो लूप होल्स, वो कमियां देखी जाती हैं, तो उनको चेंज करने के लिए, उनको अमेंड करने के लिए, उनको बदलने के लिए, और तो और अगर आवश्यकता कंसोलिडेट करने के लिए, तो भी उनको मद्देनजर रखते हुए बाकी फर्दर एक्ट को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। सिमिलरली फेमा जो कि आया 1999, इसी पर्पस, इसी उद्देश्य से आया। किस पर्पस के लिए? फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। बहुत ज्यादा रेलेवेंसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया कि एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को इम्प्रोवाइज करने के लिए, और ज्यादा बेहतर करने के लिए, और ज्यादा करने के लिए फेमा इस उद्देश्य से लाया गया था। होता क्या पता, पहले के टाइम पे, बिफोर फेमा 1999, देयर वाज अ लॉट ऑफ कंडीशंस इम्पोज्ड विद रिगार्ड कि अगर किसी को बाहर भी जाना था ना, फॉरेन घूमने जाना, तो बहुत ज्यादा एज सच नहीं परमिशन रहती थी, या बहुत रिस्ट्रिक्शन थे। क्या जरूरत है, क्या जाना है, क्यों जरूरत है जाने की, यहीं रहो, बाहर जाके यहाँ पे इंडियन रुपी को खर्चा करोगे, वहां पे डॉलर में खर्चा करोगे, क्या करना है, यहाँ घूमने फिरने की जगह कम है, क्यों बाहर जाना, नहीं जाना है, कोई जरूरत नहीं है। Slowly and gradually, with the development and with the necessity felt, there was a more growth in the economy, there was a more development in the economy, and in order to facilitate the same, there was a gradual changes which was made. Talking about objective of FEMA, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए फेमा को लाया गया। टॉकिंग अबाउट द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा, द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा इज फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। Orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो कि है, उनमें किस तरीके से डेवलपमेंट, किस तरीके से ग्रोथ हो, और उस ग्रोथ के मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर कंसिडर किया जाए, उन रेलेवेंसी को देखा जाए, ये उद्देश्य, ये पर्पस था जो कि कंसिडर किया गया था, जो कि दिमाग में रखा गया था, जो कि कंसिडर किया गया था किसके लिए? फेमा 1999 के पीछे की वजह के लिए, जिनको ये कंसिडरेशन के रूप में देखा गया था। तो यहाँ पे अपने लोगों ने बातचीत की विद रिगार्ड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा के बारे में। Now, further talking with regard to applicability of FEMA के बारे में अब अपने आते हैं slowly and gradually. FEMA 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 कहां पे एप्लीकेबल होगा? FEMA 1999 shall be applicable to the whole of India. होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल होता है। साथ ही साथ ये एक्ट अप्लाई करेगा हर ब्रांच के ऊपर, हर ऑफिस के ऊपर, हर एजेंसी के ऊपर जो कि इंडिया के बाहर है, परंतु कंट्रोल किसके द्वारा है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया द्वारा, पीआरआई। पहली बार पीआरआई पिक्चर में आ रहा है।
आप लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी ना, PRI PROI के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आ रहे हैं। अभी केवल एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैसे आएगा, कैसे कंसिडर किया जाएगा, उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे ना। और तो और ये जो अपने पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं ना, it is not at all restricted or limited to the citizenship। मतलब केवल पर्सन नहीं होगा, नहीं, पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकता है, ट्रेड यूनियन भी हो सकता है, whatever be the scenario। स्टेटस क्या देखा जाएगा? स्टेटस देखा जाता है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है कि नहीं, चाहे इंडिविजुअल के रूप में हो, चाहे कंपनी के रूप में हो, चाहे ट्रस्ट के रूप में हो, चाहे सोसाइटी के रूप में हो, चाहे ट्रेड यूनियन के रूप में हो, जिस भी रूप में हो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है कि नहीं। बोले तो फेमा 1999 कहाँ एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है। और तो और हर उस ब्रांच, हर उस ऑफिस, हर उस एजेंसी जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, परंतु कंट्रोल नियंत्रण कहाँ पे है? इंडिया के पर्सन के द्वारा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के द्वारा अगर उसका कंट्रोल है, वहां पे भी फेमा एप्लीकेबल है। Whole of India, branches, offices, agencies situated outside India but controlled by समझ आ रहा है जो अपने बात कर रहे हैं? बेसिकली देखा जाएगा कि जरूरी नहीं है आप इंडिया में आपकी ब्रांच है, जरूरी नहीं है इंडिया में आपके एजेंसी है या ऑफिस है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है। इंडिया में है तो वैसे भी फेमा एप्लीकेबल है ही, परंतु इंडिया के बाहर अगर है तो इट इज कंट्रोल्ड एज वेल एज ओन्ड अगर है या कंट्रोल्ड है तो बोला गया है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया द्वारा, तो फिर माना जाएगा कि वो भी या वहां पे भी फेमा 1999 वुड बी एप्लीकेबल। तो दिमाग में ये बात बैठा करके रख लो, फेमा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया में तो एप्लीकेबल है ही, इंडिया के बाहर भी एप्लीकेबल है। कब? जब अगर कोई भी एजेंसी, कोई भी ऑफिस, कोई भी ब्रांच इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, परंतु ओनरशिप और कंट्रोल जो की है, ओनरशिप या कंट्रोल जो की है वो किसके पास है? PRI के पास है। कौन PRI? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। वो लिमिटेड नहीं है टू सिटीजन, इट कैन बी इवन अ कंपनी, इट कैन बी ट्रस्ट, इट कैन बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट कैन बी ट्रेड यूनियन। कैटेगराइजेशन इसका देखेंगे अपने लोग, स्टेटस अपने लोग देखेंगे, डिवीजन और बाइफर्केशन भी देखेंगे अपने लोग, इंडिविजुअल एंड अदर देन इंडिविजुअल के केस में भी। फिलहाल अभी चीजों का लोड क्यों लेना, धीरे धीरे समझते हैं। केवल एप्लीकेबिलिटी फेमा के बारे में, कहाँ एप्लीकेबल है फेमा? आई गेस आपको मैंने ये सारी चीजें समझा दी हैं, जिसके तहत आपको दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि फेमा कहाँ एप्लीकेबल है। डोंट बॉदर PRI क्या होता है, PRI अदर देन इंडिविजुअल क्या होता है, सबके ऊपर धीरे धीरे विल बी स्लोली एंड ग्रेजुअली टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अभी केवल अपने लोगों ने बात की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा के बारे में, एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा के बारे में। एक और बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है पता है? फेमा को अपने लोग लिबरलाइज प्रोविजन तो बोल दिए, लिबरलाइज प्रोविजन बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं है, छूट दी गई है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है उतनी, बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया गया था
बहुत ज्यादा ऑप्शंस ओपन किए गए थे, परंतु कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ऐसा भी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ऐसा भी होता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो सस्पेंड कर दे ऑपरेशंस को। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सस्पेंड द ऑपरेशंस in case there is, in the opinion of central government, that the provisions of FEMA are not in public interest। मतलब क्या सीजी फेमा के प्रोविजंस अगर पब्लिक हित में, जनहित में नहीं है तो क्या उसको सस्पेंड भी कर सकता है? बिल्कुल, सीजी के पास अधिकार और पावर है कि वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके सस्पेंड कर दे उन ऑपरेशंस को जो कि इज नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि प्रोविजंस फेमा के इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट हैं। उस केस में देखो सीजी के पास एक हथियार अगर अपने बोले, या कह सकते हैं कि अगर क्या सीजी के पास पावर है तो ऑफिशियल गैजेट के रूप में समय दर समय पे नोटिफिकेशन किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नोटिफाई करता है कैसे करेगा? ऑफिशियल गैजेट के माध्यम द्वारा नोटिफाई करता है, पता चलता है कि ये सारी चीजें हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे बताया गया है नोटिफिकेशन सीजी द्वारा किया जा सकता है in case violation or if provisions of FEMA is not in public interest or against public interest, central government has the power. Which kind of power? Central government has the power to suspend the operation. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू सस्पेंड द ऑपरेशन। तो यहाँ पे अपने लोगों ने एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी पूरी तरीके से कवर अप कर लिया कि एप्लीकेबल कहाँ कहाँ किस तरीके से किस रूप में होगा। ठीक, प्लीज नोट इट डाउन।